नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 30 प्रश्नों में 30 क्वेश्चंस में आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है और कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग 18 प्रश्न कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इनमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद लगेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है सृजनात्मकता, सी है समझ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है सृजनात्मकता, सी है समझ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बी नंबर, सृजनात्मकता। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है शून्य, बी है ऋणात्मक, सी है धनात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी नंबर, सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है सत्य या असत्य, दूसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी ऑप्शन है निबंधात्मक और डी है लघु उत्तरात्मक। तो देखिएगा निम्नलिखित में से किन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा सत्य या असत्य। ठीक है, सत्य या असत्य प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर थर्ड नंबर का होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन थर्ड का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, बी है ए है डिसलैक्सिया, ऑप्शन ए है डिसलैक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसफेजिया और डी है डिस्प्रैक्सिया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन का डी नंबर राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। ऑप्शन ए है बोधगम्यता, बी है अपसारी चिंतन, सी है अति सक्रियता और डी है असतर्कता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पांचवें का राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। फिफ्थ का राइट आंसर होगा बी नंबर अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, पांचवें का बी नंबर राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो नोट कीजिएगा लॉरेंस कोलबर्ग का संबंध, नोट कीजिएगा नैतिक से है। ठीक है, नैतिकता। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके पास शारीरिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, गामक है, लेकिन राइट आंसर आपका बी नंबर होगा नैतिक। ठीक है, 6 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, बी है गेस्टाल्टवाद, सी है संरचनावाद और डी है मनोविश्लेषणवाद।
तो नोट कीजिएगा 7वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणवाद। क्या होगा? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, 7वें का राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर राइट आंसर है 7वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो यहां पर पहले ऑप्शन आप देखिएगा, अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक, बी और सी दोनों। डी ऑप्शन देखिएगा, बी और सी दोनों दे रहे हैं। तो इसको समझिएगा, भूख प्यास तथा निद्रा जन्मजात भी होते हैं, ठीक है, जन्मजात भी होते हैं और प्राथमिक भी होते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो दोनों के लिए हो। ठीक है, तो डी नंबर ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी और सी दोनों आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा भूख प्यास तथा निद्रा, ठीक है, जन्मजात और प्राथमिक दोनों प्रकार के प्रेरक हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर का 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा डी नंबर, बी और सी दोनों। ठीक है, इन प्रश्नों को आप लोग नोट भी कीजिए, इनके नोट्स भी बना लीजिए। डेसिमल चैनल के द्वारा अभी और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एमसीक्यूज की और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हिंदी की भी वीडियोस आपको डेसिमल चैनल पर मिल जाएंगी, और एनवायरनमेंट की भी वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख डालिए, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, इन सभी में बहुत आपको हेल्प होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि डेसिमल चैनल के द्वारा फैक्ट फॉर टेट सीरीज भी चलाई जा रही है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख डालिए। यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, एमपी टेट, रीट, इन सभी एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी। तो इन वीडियोस को भी आप लोग देखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का राइट आंसर, 8 नंबर का राइट आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ठीक है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तीव्र की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा, संवेगात्मक विकास जो है ये किशोरावस्था में, संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर 9 का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है गौड़ नियम, मुख्य नियम, सहायक नियम या इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा, तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम ये मुख्य नियम है। क्या है? मुख्य नियम। ठीक है, मुख्य नियम है। तो अधिगम का किस प्रकार का नियम है? याद रखिएगा, मुख्य नियम है। तत्परता का नियम अधिगम के मुख्य नियम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो याद रखिएगा 10वें का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है आपके पास मॉर्गन, बी है थॉर्नडाइक, सी है मरे, डी है स्प्रेंगर। तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा 11वें का स्प्रेंगर, स्प्रेंगर ने। ठीक है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्प्रेंगर ने किया। किसने किया है? स्प्रेंगर ने। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा कौन नहीं है। ठीक है, कौन सा एक तत्व नहीं है, तो यानी उसी को सेलेक्ट करना जो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इनमें से होंगे, एक नहीं होगा। ऑप्शन ए है वृत्तिक वृद्धि, बी है साक्षात्कार, सी है विश्वास और डी है संप्रेषण। तो 12वें का राइट आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर राइट आंसर होगा वृत्तिक वृद्धि, वृत्तिक वृद्धि, वृत्तिक वृद्धि यह परामर्श का एक तत्व नहीं है। 12 का ए राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13 नंबर, 13 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण,
बी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, सी है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, पहली बात को इसको समझिएगा, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में यह कह रहा है कि वो गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित करता है लेकिन बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण तो होगा ही नहीं, ठीक। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण होगा ही नहीं। किस प्रकार का होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी के कौशल में, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 13 का 13वें प्रश्न का बी सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? नोट कीजिएगा, यहां पर नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कौन सा होगा पहले तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होती, यह भी सही है, ठीक। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, इसको रोकेंगे, ठीक है, इसको रोकेंगे। अगला है डी, विकास अंतः प्रक्रिया का फल है, यह भी सही है। तो देखिएगा, पूछा है नहीं है कौन सा, विकास के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये विकास के बारे में सत्य नहीं है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये सही आंसर नहीं है, मतलब सही नहीं है विकास के बारे में, ये ऑप्शन विकास के कथन के बारे में ये सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर होगा इसका सी नंबर, ठीक है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह सही नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है। ऑप्शन ए है रचनावाद, ऑप्शन ए है रचनावाद, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सी है व्यवहारवाद से और डी है इनमें से कोई नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से, किससे? रचनावाद से, ठीक है, रचनावाद से प्राप्त की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 15वें का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर है, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 0 से 6 वर्ष, बी है 6 से 14 वर्ष, सी है 0 से 5 वर्ष, डी है 6 से 12 वर्ष। तो नोट कीजिएगा, इनमें बड़ा ही क्लोज आंसर दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से वहां पर हल करिएगा। आरटीई का संबंध होता है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर होगा कौन सा? बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर होगा। 16वें प्रश्न का बी नंबर राइट आंसर होगा, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो भी प्रश्न लिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी कि हर टॉपिक से लिए जाएं। और अभी तक की वीडियो में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर काफी जो है हर एक टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, हर एक टॉपिक से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस आपको और भी मिलेंगी। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? आई.के. डेविस, कोहलर, कोफका या सी.एल. हल? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी.एल. हल। सी.एल. हल, डी ऑप्शन सही होगा। 17वें प्रश्न का 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक सी.एल. हल हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है विकास, सी है संतुलन और डी है परिपक्वता। तो यहां पर नोट कीजिएगा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। तो 18वें का राइट आंसर होगा ए नंबर, 18वें का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे 19वां नंबर। देखिए, बैंडूरा के प्रेक्षणात्मक
अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? बैंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिमान, बी है प्रलोभक, सी है स्थानापन्न पुनर्वलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 19वें का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा प्रलोभक। ठीक है, बैंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में, ठीक है, प्रलोभक एक घटक नहीं है। प्रतिमान है, स्थानापन्न पुनर्वलन है, प्रलोभक नहीं होगा। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 19वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, देखिएगा 20वां प्रश्न है, बुद्ध के एकल तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बुद्ध के एकल तत्व का सिद्धांत किसने दिया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कई बार प्रश्न आया है, यूपी टेट में कई बार प्रश्न आया है। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक रखिएगा। बुद्ध के एकल तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने, बी है डॉक्टर जॉनसन, सी है थॉस्टन और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा एकल तत्व का सिद्धांत, एकल तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बुद्ध के एकल तत्व का सिद्धांत ए अल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो 20वें का राइट आंसर होगा, 20 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर, देखिएगा इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। थॉमसन के अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? थॉमसन के अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहां पर नोट कीजिएगा, प्रश्न में आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन दिए जा रहे हैं 3, 2, 4, 6। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थॉमसन के अभिप्रेरणा के स्रोतों को, अभिप्रेरणा के स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है और थॉमसन के अभिप्रेरणा के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। 21 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है, ए है बाधा निराकरण, बी है प्रक्षेपण, सी है शोधन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि बाधा निराकरण होती है। ठीक है, बाधा निराकरण, बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बाधा निराकरण। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं पूरे 30 प्रश्नों में? ठीक है, 30 क्वेश्चंस में कितने आपके प्रश्न सही होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगर आप 25 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 25 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है किसने? ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन ए है टर्मन, बी है बिने, सी है कैटल और डी है इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार आया है। तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बिने ने। किसने? बिने ने। ठीक है, तो 23 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है बिने ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम तथा वातावरण, बी है वंशानुक्रम, सी है वातावरण और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न है और जिसमें ऑप्शन में वंशानुक्रम भी हो और वातावरण भी हो, नोट कीजिएगा, तो जब तक दोनों नहीं होगा, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में होने चाहिए, उसी ऑप्शन को आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये तो अलग अलग है, बी और सी तो अलग अलग है। ठीक है, डी में तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण शब्द दोनों है। ठीक है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, राइट आंसर ए नंबर जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण। ये प्रश्न भी यूपी टेट, सुपर टेट इन सब में आ सकता है। ठीक है, यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो उनमें ये प्रश्न मिल जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
तो 24 नंबर का 24 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 24 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर 25 नंबर पे। अगला प्रश्न है पियाजे साहब से रिलेटेड है, पियाजे जी से। तो देखिएगा यहाँ पर है अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, कितने वर्ष से, नोट कीजिएगा 2 से 7 वर्ष की बात कर रहे हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक, बी है मूर्त संक्रियात्मक, सी है पूर्व संक्रियात्मक और डी है संवेदीगामक। ठीक है, तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक। क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बालक संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक में है। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर। 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर। अच्छा, अब ये सी नंबर राइट आंसर है, तो इसमें थोड़ा सा फैक्ट भी देख लीजिए। जो संवेदी गामक है ये 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, और जो पूर्व संक्रियात्मक है ये 2 से 7 है। मूर्त आपका 7 से 11 भी ऑप्शन में मिल सकता है, नोट कीजिएगा बात को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 भी मिल सकता है और 7 से 12 भी मिल सकता है। ठीक है, तो 7 से 12 मानकर चलिए। और डी ए ऑप्शन है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक, वो 11 से ऊपर, या आप ले लीजिए 12 से 16। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन जो भी मिले तो आप याद रखिए, वैसे तो 12 से 16। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक। ठीक है, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं पियाजे जी ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4। कौन कौन सी दी हैं ये भी याद कर लीजिए, कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। पहली तो है संवेदी गामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर 26 नंबर, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो नोट कीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर दे रहे हैं, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं मिला। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे ने उत्तर ठीक से याद नहीं किया है, ये भी नहीं होगा। व्यवस्था फेल हुई है, यही माना जाएगा। ठीक है, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, आप बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते। तो याद रखिएगा, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं मिला, बिल्कुल निगेटिव आंसर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे फेल हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है आपको। तो इसका मतलब ये है, देखिए उत्तर ठीक से याद नहीं किया, उत्तर ठीक से याद नहीं किया। आपको याद नहीं कराना है, बच्चे को समझाना है। ठीक है, बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ट्यूशन नहीं मिला, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर ठीक बैठेगा, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, यानी आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो 26 नंबर का राइट आंसर, 26 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 26 का राइट आंसर होगा, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, सी टेट में नोट कीजिएगा, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सी टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में परामर्श का उद्देश्य क्या है। परामर्श का उद्देश्य नोट कीजिएगा, परामर्श का उद्देश्य क्या है। यहां पर ऑप्शन ए है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, यह भी सही बात है। और बच्चे को समझना, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन डी दे रहे हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी दे रहे हैं उपरोक्त सभी। देखिए, परामर्श का उद्देश्य होता है समायोजन में सहायता प्राप्त करना, बच्चे की कमियों का कारण पता कीजिए कि क्या कारण है, जो इनमें जो कमियां है बच्चे में, उसका कारण क्या है वो आप पता कीजिए, और बच्चे को समझना। ठीक है, बच्चे को समझना। तो यहाँ पर सभी के सभी जो ऑप्शन है, सभी के सभी ऑप्शन हैं वो परामर्श का उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर डी नंबर होगा, 27 का राइट आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की किस देश से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है, देखिए हर तरह के प्रश्न लिए गए हैं। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश, ठीक है, इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है यूपी टेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह के भी प्रश्नों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्रिटेन और डी है रूस। तो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की
नोट करना है आपको, ये रूस से संबंधित है। कहाँ से है? रूस से संबंधित है। तो 28 का राइट आंसर होगा, 28 का राइट आंसर होगा रूस, 28 का राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की रूस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। तो यहां पर देखिएगा 28 का डी ऑप्शन, 28 का डी ऑप्शन सही होगा, 28 का डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है आपके पास समस्या हल करने पर, बी है करके सीखने पर, सी है रटने पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। रटने पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, काट दीजिए। समस्या हल करने पर, करके सीखने पर। तो राइट आंसर इसका जाएगा, राइट आंसर जो बिल्कुल सटीक बैठेगा, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ये करके सीखने पर बल देता है। किस पर? करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है अनुकरण, बी है समन्वयन, सी है चालाकी, और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, कौशल को सीखने में, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। क्या होती है? अनुकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए 30 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 30 नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कौशल को सीखने में पहली अवस्था अनुकरण होती है। तो ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यदि आपके टोटल 30 प्रश्न हैं, टोटल 30 प्रश्न हैं, और इसमें से आपके 18 सही हो जाते हैं तो अच्छी बात है, यानी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और 25 सही कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर विजिट कीजिए, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, और साथ ही साथ आपका फैक्ट फॉर टेट सीरीज चलाई जा रही है, जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया गया। तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, उससे आपको निश्चित तौर पर काफ़ी मदद मिलेगी हर एग्ज़ाम में। वैसे तो सुपर टेट, ठीक है, यूपी टेट, इन एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल वरदान है। तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट की भी वीडियो अपलोड की गई, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख डालिए, हिंदी की भी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, और संविधान से भी रिलेटेड वीडियोस डाली गई हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, तो काफ़ी वीडियोस हैं। आप लोग चैनल पर विज़िट कीजिए और सभी वीडियोस की नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इनके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।